हेलो एंड जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू योर ओन चैनल सर तरुण रूपानी। और ये चैनल है एक्सक्लूसिवली आपके लिए, कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए। और यहाँ पर हम आप कवर करते हैं आपके सारे मेजर सब्जेक्ट्स। हाँ, एक नहीं दो नहीं, आपके सारे मेजर सब्जेक्ट्स यही हम कवर करते हैं। और आपका ढेर सारा प्यार मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है। थैंक यू एंड रियली रियली कीप दिस अप। तो आज का चैप्टर है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। हाँ, ये कॉमर्स का चैप्टर है और आपने काफी समय से इस चैप्टर के लिए मांग की थी। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आम भाषा में बोलें तो समाज के प्रति बिजनेस की कोई जिम्मेदारी। तो अगर बिजनेस ये सोचता है कोई भी कि हम सिर्फ हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा करते रहें और वाई पैसा न सोचें, तो क्या हम लॉन्ग टर्म तक चलेंगे? जवाब है नहीं। तो अगर सच में आप भी, तुम भी अगर बिजनेस चला रहे हो और सिर्फ अपना भला सोचेंगे कैसे कस्टमर से अधिक पैसा लूट लें, कैसे सरकार को, कैसे सप्लायर को, कैसे अपने एम्प्लॉय को दबोच लें, कैसे उससे अधिक से अधिक फायदा ले लें, तो क्या लगता है आप लंबे समय तक बिजनेस चला पाओगे? क्या लंबे समय तक आप प्रॉफिट अर्न कर पाओगे? आपका जवाब होगा नहीं। तो समाज के प्रति बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसी का नाम है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अब हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेसमैन की एक वाइडर पब्लिक जिम्मेदारी, वाइडर पब्लिक इंटरेस्ट। किस समय ज्यादा ध्यान देना होता है? बिजनेस के डिसीजंस, बिजनेस की पॉलिसीज ऐसी हो जिससे आम जनता का वेलबींग हो। याद रखिएगा, पैसा कमाना किसी बिजनेस को मना नहीं है, बिजनेस बने ही प्रॉफिट कमाने के लिए, पर प्रॉफिट एट द कॉस्ट ऑफ एक्सप्लॉइटेशन, प्रॉफिट एट द कॉस्ट ऑफ एडल्ट्रेशन, ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग। क्या ये सही है? क्या ये जेन्युइन है? आप बताइए। जरूर आप कहेंगे नहीं सर। तो बिजनेस को पैसा कमाना कोई रोक नहीं रहा है, बट बिजनेस जो भी एक्शन ले, जो भी प्रोडक्ट बनाए, जो भी अपने लिए पॉलिसीज बनाए, उस पे ये ध्यान दे कि उससे वेल बीइंग ऑफ द सोसाइटी, वेल बीइंग ऑफ द स्टेक होल्डर्स, बिजनेस से जुड़े हर एक स्टेक होल्डर्स का क्या हो, वेलबींग होता रहे। अरे स्क्रीन छोटी हो गई, आइए स्क्रीन को फिर से एक्सपेंड कर देते हैं। तो ये बिजनेस की क्या है, जिम्मेदारी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आइए एक डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू पीटर एफ ड्रकर, क्या डेफिनेशन है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिक्वायर्स मैनेजर्स टू कंसिडर वेदर देयर एक्शन इज लाइकली टू प्रमोट पब्लिक गुड। क्या देखना है मैनेजर्स को कि उनके एक्शन से आम जनता का सोशल गुड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और टू एडवांस द बेसिक बिलीफ ऑफ आवर सोसाइटी। और हमारे जो सोसाइटी की बिलीफ है, हमारे जो समाज की जो रचना की गई है, जिस विश्वास पे, जिस प्रिंसिपल पे, क्या वह समाज के धारणा को हम चेंज तो नहीं कर रहे हैं? एंड टू कंट्रीब्यूट टू इट्स स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ एंड हार्मनी। हमारे सोसाइटी की स्टेबिलिटी बनी रहे, इसमें हार्मनी बनी रहे, स्ट्रेंथ बनी रहे, ये हमारी क्या है, जिम्मेदारी है। क्या आप कोई ऐसे बिजनेस का मुझे एग्जांपल दे सकते हैं जो बहुत ही अच्छा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करता है? मैं कुछ एग्जांपल दूं। अभी रिसेंटली एक कोविड नाम का जो एक फेज दौर हुआ, उसमें आपने सुना होगा बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने क्या किया, अलग अलग तरीके से सपोर्ट किया। मैं एक स्टार का नाम लेना चाहता हूं उसमें। आपने सोनू सूद का नाम सुना होगा? नहीं जी, सोनू सूद ने क्या किया इस दौरान, इस कोविड के दौरान, अपने होटल्स, अपने रेस्टोरेंट्स जो उनके पास थे, उसमें लोगों का रहना, खाना, और जो दूसरे शहरों में जाना चाहते थे, जो मजदूर थे, हाँ, वो बॉम्बे से जो मजदूर पटना, बिहार, बनारस कहीं जाना चाहते थे, उनका सबका रहना, खाना, पीना, आना जाना, सब कुछ अकेले सोनू सूद ने स्पॉन्सर किया। इसी तरीके से अक्षय कुमार ने अलग अलग तरीकों से, उन्होंने 25 करोड़ रुपया गवर्नमेंट के कोविड फंड में दान किया। इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों ने, जिसमें रतन टाटा जी ने 1000 करोड़ का डोनेशन किया, प्लस इतने ही अमाउंट के कोविड के ट्रीटमेंट के, वैक्सीन्स, ग्लव्स, हाँ, सैनिटाइजर्स,
तो क्या कहना चाहते हैं, ये क्या दर्शा रहा है, यही शो कर रहा है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आपको शायद पता होना चाहिए कि टाटा बहुत सारे टाटा कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल चलाता है, जहां पर एक बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे या नो प्रॉफिट नो लॉसेस पे इन लोग क्या करते हैं, मरीजों का इलाज करते हैं। हाँ, ऐसा कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल हमारे बनारस, मेरे वाराणसी में भी है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। तो इस तरीके से उन लोग बहुत सारे ऑर्फनेजेस चलाते हैं, जहां पर वो अनाथ बच्चों को देखभाल करते हैं, फ्री स्कूल्स चलाते हैं, फ्री ओल्ड एज होम्स चलाते हैं। ऐसे बहुत सारे क्या करते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट क्या कर रहे हैं, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है क्या होने वाला है इससे? देखिए, आप और मैं अपने समाज में देख रहे हैं जी, मैंने और आपने अपने आसपास जो बिजनेसमैन दूसरों का भला करेगा, वेलबींग करेगा, क्या होगा? क्या उसकी समाज में अच्छी इमेज बनेगी कि नहीं बनेगी? जरूर बनेगी। और नतीजा क्या होगा, हम लोग भी अपने आप को उसके साथ अटैच करना पसंद करेंगे, उनके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लेना पड़ेंगे। और यही रीजन है टाटा का मोर देन 100 ईयर्स, यस, टाटा को 100 से अधिक साल हो गए हैं आज इंडिया में बिजनेस करते हुए, और आज भी वो नंबर 1 है। तो रीजन यही है। देखा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलिए, अब आप समझ गए होंगे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी जरूरी है। वैसे मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि ताज ग्रुप ऑफ होटल्स में ताज का एक बड़ा शेयर है। ताज ग्रुप ऑफ होटल्स में टाटाज का एक बहुत बड़ा शेयर है, और टाटा उसके कोई भी पैसे को अपने पास नहीं रखते हैं, बल्कि ये सारा पैसा वो दान कर देते हैं। शायद ये बात आपको नहीं पता थी। तो क्या शो कर रहा है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इतना पैसा भी क्या कर रहे हैं लोग, वेलबींग के लिए दान कर दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो नीड फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्यों जरूरत पड़ती है बिजनेस को या सोसाइटीज को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को? तो जो बिजनेस अगर चाहते हैं समाज में वेलबींग करना, तो वो लोग क्या करते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नीड के लिए इंपॉर्टेंस भी कह सकते हैं आप, सिग्निफिकेंस भी कह सकते हैं। क्वेश्चन में ये भी पूछा सकता है, व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर बिजनेस? क्या बिजनेस का फायदा होने वाला है? तो सबसे बड़ा फायदा है उनका खुद का। जी, हमारा फायदा नहीं है, समाज का फायदा नहीं हो रहा है, उसका खुद का फायदा हो रहा है। टाटा का फायदा हुआ। कैसे फायदा हुआ टाटा का? मैंने बताया तो। आज बहुत अच्छे, बहुत रिस्पेक्ट से हम टाटा इंडस्ट्री का नाम लेते हैं। टाटा नमक, हर घर का नमक, तेरे मेरे घर का नमक, क्या कहते हो? टाटा कार्स, टाटा ट्रक्स, क्या कहते हो? तो क्यों? जस्ट बिकॉज टाटा ने अच्छी इमेज क्रिएट की। तो अपने ही इंटरेस्ट, अगर आप लॉन्ग टर्म तक, यस, कोई भी बिजनेस चाहता है कि वो लॉन्ग टर्म तक सोसाइटी को सर्व करता रहे, तो सोशल वेलबींग का काम करते रहना चाहिए। तो इतना लिखा है ना, इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस, अपने खुद के लाभ के लिए, अपने खुद के इंटरेस्ट में है बिजनेस के लिए। एक एनलाइटेंड अर्थात एक रैशनल बिजनेसमैन, एक ऐसा बिजनेसमैन जो सोच समझ के डिसीजन लेता है, वो भी ये जानता है कि अगर हम क्या करेंगे, अगर हम सक्सीड करना चाहते हैं, बिजनेस में ग्रो करना चाहते हैं, तो हमें डिमांड एंड एस्पिरेशन ऑफ सोसाइटीज का ध्यान रखना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि समाज हमसे क्या उम्मीद लगा रखा है, उसकी क्या नीड्स हैं, और उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाना, उसके अकॉर्डिंग उनको सर्विसेज देना। ठीक है ना? अगर फर्म अच्छा केयर करेगी अपने वर्कर्स का, फॉर एग्जाम्पल उनको अच्छी सैलरी देगी, क्या लगता है वर्कर्स भाग जाएंगे? वर्कर्स काम छोड़ेंगे? जवाब है नहीं, वर्कर्स वही काम करना चाहेंगे। आपको मालूम है कि वन ऑफ द मोस्ट लवेबल कंपनी फॉर पीपल, सबसे ज्यादा लोग जिस कंपनी में काम करना पसंद करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी की बात कर रहा हूं, पता है आपको उसका नाम? जी, मैं बता देता हूं, गूगल। नाम सुना है ना आपने? अरे सर, हम लोग बिना गूगल के आज जी नहीं पाएंगे। हाँ, आज आप सब जो पढ़ रहे हैं वो गूगल से पढ़ रहे हैं। गूगल आपको हर कुछ बता दे रहा है, तो वहां पे लोग काम करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि गूगल क्या करता है, वर्क का बहुत अच्छा कल्चर देता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम करता है, और क्रिएशन ऑफ सोसाइटी, ऐसा माना जाता है। दूसरा रीजन है कि बिजनेस हमारे समाज से ही मिलके बना है। कहां से आया बिजनेस? इसी सोसाइटी से तो आया, और इस सोसाइटी का ही तो रिसोर्सेज यूज कर रहा है। बिजनेस को चलाने के लिए लेबर चाहिए, बिजनेस को चलाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, मार्केट चाहिए। ये सब कहां है? ये सब हमारे सोसाइटी में है। तो जब बिजनेस हमारे सोसाइटी का ही हिस्सा है, तो सोसाइटी को भी तो उसे कुछ लौटाना चाहिए। इसीलिए बिजनेसमैन को क्या करना चाहिए? समाज का वेलबींग करना चाहिए, क्योंकि वो सोशल रिसोर्सेस का इस्तेमाल कर रहा है। तीसरा रीजन, क्यों, वाई, क्यों सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूरी है? सोशल पावर के लिए जरूरी है।
मैंने बताया था जिस बिजनेसमैन का जैसे सोशल नेटवर्क अच्छा है, जिस बिजनेसमैन की समाज में अच्छी पकड़ है जी, वह बिजनेस अपने, आज देखो बिजनेस क्या है, एक तरह से नेटवर्क का जमाना है आजकल। आपके कितने अच्छे नेटवर्क्स हैं, आपका कनेक्शन कितने लोगों से है, कितने व्हाट्सएप चैनल पे, कितने व्हाट्सएप ग्रुप में आप हैं, कितने लोगों से आप फेसबुक से जुड़े हैं। आप अपना एक भी प्रोडक्ट आज लॉन्च करना चाहते हो, बस आप व्हाट्सएप पे, अपने फेसबुक पे, अपने अपने इंस्टा पे क्या करो, शेयर कर दो। तो सोशल पावर, अगर आप अच्छे पर्सन होगे तो आपके प्रोडक्ट को, आपके सर्विस को सब लोग क्या करेंगे, यस, लाइक करेंगे। तो बिजनेस को ये देखना पड़ता है, क्या देखना पड़ता है कि किस तरीके से उनके एक्शन डिसीजंस औरों पे असर डाल रहे हैं। वो देश का ध्यान देते हैं, समाज का ध्यान देते हैं, नतीजा क्या हो जाता है, उनका खुद का क्या होता है, समाज में अच्छा इमेज बन जाता है। और क्या होता है, पब्लिक, हो मिलता जुलता पॉइंट है, पब्लिक इमेज। याद रखिएगा, बिजनेस को अपने कंज्यूमर्स के साथ, अपने वर्कर्स के साथ, अपने सप्लायर्स के साथ, सबके साथ, इन सबको हम स्टेक होल्डर्स बोलते हैं। क्या, स्टेक होल्डर्स बोलते हैं। इन सब के साथ एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करना होता है। क्योंकि देखिए, अगर वर्कर्स के साथ आप मिसबिहेव करेंगे, उनको सैलरी टाइम पे नहीं देंगे, क्या लगता है वर्कर्स रुकेंगे, काम छोड़ के भाग जाएंगे। जहां उनको थोड़ी बेटर सैलरी मिलेगी, आपको छोड़ के चले जाएगा। तो इसीलिए पब्लिक इमेज आपकी बहुत काम करती है। नेक्स्ट होता है सोशल अवेयरनेस। का मतलब क्या होता है, आज मैं और आप बहुत अवेयर हैं, आज कंज्यूमर जागरूक है। जो भी बिजनेस ऐसा कोई भी काम करेगा जिससे पब्लिक को हार्म पहुंच रहा है, जिससे लगता है कि समाज का नुकसान हो रहा है, आप जान लीजिए उस इंडस्ट्री को बंद होने से कोई रोक नहीं सकता है। एग्जाम्पल दूं, हाँ एक रियल एग्जाम्पल दूं। जानते हैं, आज से कुछ समय पहले आया, हाँ पेपर में आया, न्यूज़ में आया, शायद आपने भी सुना होगा उस समय, कि मैगी में लेड पाया जा रहा है, मैगी में केमिकल पाया जा रहा है। जानते हैं क्या हुआ, मैगी लोग लेना बंद कर दिया। सच में एक समय ऐसा आया कि मैगी का एक भी पीस जो दुकानों पे रखा था सबको जला दिया गया। इवन मैगी जो बनाने वाली कंपनी थी नेस्ले, उसने खुद अपने 350 करोड़ के मैगी को सरकार के सामने जला दिया, बस इस बात के लिए कि वो बताना चाहती थी कि हमारा मैगी जो खराब बना है, जो उसमें कुछ मिलावट रह गई है, कुछ केमिकल रह गया जो कि हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, उसको हम रिमूव करते हैं। फिर से उन्होंने क्या किया, पब्लिक से माफ़ी मांगी, पब्लिक को बताया कि अब जो मैगी बन रही है उसमें ऐसा कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है हेल्थ के। शायद ये वाली न्यूज़ आपको नहीं मालूम थी ना, हाँ मैं आपको बता रहा हूँ। और फिर से मैगी ने रीलॉन्च किया और फिर से वापस मैगी छा गया। वो 2 मिनट नूडल ना किसी को छोड़ नहीं रहा है ना, हर घर में बन रहा है। हाँ तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या तुम्हें आता है मैगी 2 मिनट नूडल बनाना? आई एम वेरी वेरी श्योर कि आप भी यस बनाते और खाते होगे। तो समाज के लिए अगर उन्होंने नहीं किया होता, वेल बीइंग का काम नहीं किया होता, तो वो टिकते नहीं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कंज्यूमर्स आज बहुत जागरूक है, आपके आसपास क्या हो रहा है, कौन बिजनेस क्या कर रहा है, किस तरीके से अपने प्रोडक्ट बना रहा है, सर्विसेज दे रहा है, क्या वो जेन्युइन है कि नहीं है। हाँ हम सब देख रहे हैं, तुम और मैं देख रहे हैं। तो कंज्यूमर्स क्या उम्मीद करते हैं, कंज्यूमर उम्मीद करते हैं कि बिजनेस सही क्वालिटी प्रोडक्ट दे, सही दाम पे दे। पैसा कमाने के लिए मना नहीं कर रहे हैं हम लोग बिजनेसमैन को, पर राइट क्वालिटी हो और रीजनेबल प्राइस हो। वेरी हाई प्राइस हम नहीं देंगे, ठीक है ना। तो अब बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग इंटरेस्ट ग्रुप्स के प्रति, क्योंकि बिजनेस से बहुत सारे लोग जुड़े हैं, बिजनेस से ओनर, बिजनेस से गवर्नमेंट, बिजनेस से सोसाइटी, बिजनेस से एम्प्लॉयज, कितने लोग जुड़े हैं, है कि नहीं है। इन सबका अपना अपना यस इनके प्रति बिजनेस की जिम्मेदारी है। सबसे पहले बिजनेस की क्या जिम्मेदारी है उनके मालिक के प्रति। जैसे आपने फॉर एग्जांपल रिलायंस कंपनी का शेयर खरीद लिया, तो तुम रिलायंस के मालिक हो गए, पता है कि नहीं। अगर तुमने रिलायंस कंपनी का शेयर खरीद लिया, भले 1,000 रुपए का ही शेयर खरीद लिया, अरे एक शेयर खरीद लिया चलो, तो भी तुम उतने मूल्य के मालिक हो गए, उतने रुपए के तुम मालिक हो। पता है ना ये वाली बात तुमको, ओनरशिप राइट मिल जाती है। तो ओनर्स के प्रति बिजनेस की क्या जिम्मेदारी है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि उनका इन्वेस्टमेंट सेफ रहे, ये इंश्योर करना बिजनेस की जिम्मेदारी है। बिजनेस ये देखेगी कि ओनर्स का पैसा जो उन्होंने लगाया है बिजनेस में वो सेफ हो, बिजनेस का जो रिटर्न मिलता रहे वो रेगुलर डिविडेंड या इंटरेस्ट मिलता रहे ओनर्स को, और क्या दें, समय समय पे उनके कैपिटल का अर्थात उनके पैसे का इंक्रीज हो। इसे कहते हैं
अप्रिसिएशन हो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बिजनेस के बारे में उन्हें जो इंफॉर्मेशन चाहिए कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, बिजनेस की यस बैलेंस शीट की पोजीशन क्या है, यह सब जानकारी समय समय चाहिए बिजनेस को देनी पड़ेगी। किसको? अपने ओनर्स को। और क्या देना पड़ेगा? रीजनेबल अपॉर्चुनिटी फॉर पार्टिसिपेशन। शेयरहोल्डर्स को मीटिंग में आने के लिए शेयरहोल्डर्स से सारी सलाह ली जाती है। आपको पता है साल की एक मीटिंग ऐसी कंपलसरी है जो हर कंपनी को अपने शेयरहोल्डर्स के साथ करनी है। आप जानते हैं उस मीटिंग को क्या बोलते हैं? एनुअल जनरल मीटिंग, एजीएम। देखा, तो ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दर्शाता है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एम्प्लॉइज। देखिए, एम्प्लॉइज बिजनेस के सबसे इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डरों में से एक है। आप बिना एम्प्लॉइज के कोई बिजनेस की कल्पना करिए। सोचिए, कोई फैक्ट्री चला पाएंगे जहां पर एम्प्लॉइज नहीं होंगे, आपके पास वर्कर्स नहीं होंगे? जवाब है नहीं। तो इसीलिए इनके प्रति बहुत जिम्मेदारी है। पहली जिम्मेदारी है कि इनको आप टाइमली, रेगुलर और फेयर पे करते रहिए। फेयर मतलब उचित। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको सैलरी सबकी बढ़ा बढ़ा के 10 टाइम्स दे दीजिए। 10 टाइम्स सैलरी दोगे तो तुम्हारा प्रॉफिट बचेगा कहां से? तुम कमाओगे कहां? लॉस में चले जाओगे ना। फेयर दो, उचित सैलरी दो जिसके वो हकदार हैं। और क्या करना चाहिए? काम का अच्छा माहौल देना चाहिए। भाई आप सोचिए, एक्सट्रीम कंडीशन में रखोगे, एकदम गर्मी में रख दोगे उसको, एकदम जलन में रख दोगे, एकदम डैम्प एनवायरनमेंट रख दोगे, काम कर पाएगा? प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी उसकी? नहीं। तो काम का अच्छा माहौल दो उसको। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर हो सके जितनी भी बड़ी फर्म्स है, चाहे वो टाटा हो, चाहे रिलायंस हो, वो अपने वर्कर्स को हाउसिंग फैसिलिटी, मेडिकल फेयर, सोशल सिक्योरिटी, रिक्रिएशन, बहुत सारी फैसिलिटीज देती हैं। क्यों देती हैं? क्योंकि उससे एम्प्लॉयज का मोरल हाई हो, क्योंकि उससे एम्प्लॉयज के अंदर सेंस ऑफ लॉयल्टी पैदा होती है अपनी फर्म के प्रति। इसीलिए वो और डट के अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं, इन सब चीजों की वजह से। तो ये बिजनेस की जिम्मेदारी है। और क्या जिम्मेदारी है? कि उनको प्रॉपर एजुकेशन दिलवाएं, उनका भी ग्रोथ उस एम्प्लॉय को जहां है वहां ना रहने दें, और इनको प्रमोट करें। और क्या करें? इनके अंदर सेंस ऑफ बिलोंगिंग, सेंस ऑफ डिग्निटी पैदा करना, अर्थात इनका मान सम्मान में कोई कमी न छोड़ना। याद रखिएगा, इंसान को पैसा तो चाहिए, पर क्या मान सम्मान के बगैर पैसा लेके क्या करेगा? तो इनकी डिग्निटी भी रखना है। और एम्प्लॉयज को अलाउ कर देना है जैसा रिलीजन चाहे अडॉप्ट कर सकते। और कंज्यूमर्स के प्रति क्या जिम्मेदारी है बिजनेस? कंज्यूमर मतलब तुम और मैं। हाँ, वो व्यक्ति जो गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रहा है उन्हें कहते हैं कंज्यूमर। तो हमारे प्रति भी बिजनेस की कुछ जिम्मेदारी है कि नहीं? मैं कहूंगा हाँ, जिम्मेदारी है। सबसे पहली जिम्मेदारी है कि हमें सोशली यूजफुल प्रोडक्ट बेचे, वो प्रोडक्ट जो हमें चाहिए। अब हमें जो गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए अगर वो नहीं मिल रही है, मान लेते हैं कि आपके घर में, मेरे घर में, आम घर में मैंने कहा पार्ले जी बिस्कुट आ रहा है, एग्जाम्पल है। तो पार्ले जी बिस्कुट एक कॉमन गुड है जो हर घर में चाहिए, नाम सुना है ना, पार्ले जी बिस्कुट। तो सोशली यूजफुल प्रोडक्ट मिलना चाहिए, इजीली मिलना चाहिए। ये बिजनेस की जिम्मेदारी है कि इजीली अवेलेबल कराए। और क्या करे? रेगुलरली अवेलेबल कराए। ऐसा नहीं कि बीच में क्या करे, होर्डिंग कर दे और चुप से मार्केट में गायब कर दे ताकि दाम पार्ले जी बिस्कुट का बढ़ जाए और महंगाई आ जाए। नहीं, ये सब नहीं करना है। स्टैंडर्ड ऑफ गुड मेंटेन रखना है, उसकी क्वालिटी से कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। और क्या देना है? एक फेयर प्राइस चार्ज करना है कंज्यूमर्स के साथ, अनफेयर डीलिंग नहीं होनी चाहिए। एंड लास्ट, एक अच्छा बिहेवियर, एक प्रॉम्प्ट एंड कर्टियस मतलब जेंटल सर्विस होनी चाहिए। हाँ, ये बहुत जरूरी है। आगे, क्या बिजनेस की जिम्मेदारी गवर्नमेंट के प्रति कुछ है कि नहीं है? क्या कहते हैं? बिजनेस को सरकार को जवाब देना होता है कि नहीं होता है? चलो, तुम एक कंपनी खोलना चाहते हो, हाँ तुमको एक कंपनी खोलनी है। हाँ, मैंने आप लोग का नाम वैसे आप लोग से पूछ के ही रखा था। हाँ, आप मेरे जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं वो हैं रॉक स्टार्स, और ये नोट्स के लिए नहीं नहीं नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, वहाँ ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। सारे सब्जेक्ट्स के, मेजर सब्जेक्ट्स के नोट्स मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक, ठीक है? जाएं और जरूर ज्वाइन कर जाए। तो क्या कहना चाहते हैं? ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद आपको बता दी आज, है ना, कि मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको बेस्ट ऑफ द कंटेंट देना। और आप जानते ही हैं इस चैनल पे आपसे एब्सोल्युटली फ्री है। ये सारे पेड चैनल्स हैं, ये सारा पेड कंटेंट है, पर मैंने अपने आप को प्रमोट करने के लिए, आपको नहीं, अपने आप को प्रमोट करने के लिए, आप सबके लिए सब कुछ एब्सोल्युटली फ्री रखा है। याद रखिएगा, ये हर वक्त हमेशा के लिए फ्री नहीं रहेगा, ठीक है ना? अभी आपका यस बेहद मुझे प्यार और सपोर्ट चाहिए, इसीलिए मैं ये सब कुछ आपको एब्सोल्युटली फ्री दे रहा हूँ।
और प्लीज 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 मेक श्योर दैट यू कंटिन्यू टू सपोर्ट मी एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। हाँ, ये मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई और शायद तुमको भी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी याद दिला दी कि आपको भी लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स को, क्लासमेट्स। हाँ, नोट्स मैं दे दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। चलो, शायद मैं बीच में से टॉपिक से बाहर आ गया। तो बिजनेस की क्या जिम्मेदारी है गवर्नमेंट के प्रति? तो मैंने कहा तुम्हें कंपनी खोलनी है। हाँ, आपको कंपनी खोलनी है। तो कंपनी क्या ऐसे ही खोल दोगे, लिख दोगे अपने नाम के आगे? मान लो तो आपका नाम, आपने कंपनी का नाम रखा है एशिया इंटरनेशनल लिमिटेड, तो क्या ऐसे ही रख दोगे, ऐसे ही कंपनी खोल दोगे? जवाब है नहीं। आपको इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 नाम के कानून का पालन करना पड़ा। पता है कि नहीं आपको? बिना उसके आप कंपनी नहीं खोल सकते ना, इंडिया में कंपनी नहीं खोल सकते। रजिस्टर होगी नहीं, लीगली नहीं होगी, इलीगल काम हो जाएगा। देखा? तो बिजनेसेस को क्या करना पड़ता है? लॉ ऑफ द लैंड को फॉलो करना होता है। अबाइड मतलब मानना, फॉलो करना। और सरकार को टैक्स देना होता है। आपको मालूम ही है, कंपनियों पे लगता है कॉर्पोरेट टैक्स, और हम लोग पे, इंडिविजुअल पे कौन सा टैक्स लगता है पता है आपको? हाँ, पर्सनल टैक्स, इनकम टैक्स लगता है, हम लोगों पे लगता है, व्यक्तियों पे। और फर्म पे, कंपनियों पे कॉर्पोरेट टैक्स लगता है। तो समय समय पे टैक्स देना। हाँ, अगर इनडायरेक्ट टैक्स की बात करोगे तो जीएसटी नाम का टैक्स। तो ये हमारी नहीं, बिजनेस की जिम्मेदारी है कि सरकार को प्रॉम्प्टली और रेगुलरली टैक्स दें, गवर्नमेंट्स को हेल्प करें। गवर्नमेंट की अगर कोई पॉलिसी है, कोई प्रॉब्लम्स है, उसमें वो मदद कर सकते हैं तो वो भी मदद करना। जैसे बैकवर्ड रीजन को डेवलप करना, इसमें वो मदद कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। फेयर डीलिंग में क्या, अगर फॉरेन ट्रेड कर रहे हैं तो वहां पर फेयर डीलिंग करें, क्योंकि हो सकता है आप अनफेयर करो पर नाम पूरे देश का खराब हो जाता है। मालूम है कि नहीं है? एक बिजनेसमैन या एक फर्म गलत तरीके से फॉरेन मार्केट में डील करती है, पूरा इंडिया बदनाम हो जाता है। तो ये ध्यान देना है, फेयर डीलिंग करनी है। और लास्ट में, कोई भी करप्ट पब्लिक सर्वेंट या करप्शन का कोई काम नहीं, किसी को ब्राइबरी मत दो, कोई काम करवाने के लिए गलत रास्ते से कहीं मत घुसो, फेयर तरीके से आओ, जो सरकार ने रास्ते बनाए हैं उसको फॉलो करो। तो ये बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब पूरे कम्युनिटी के प्रति, पूरे समाज के प्रति, इन जनरल सोसाइटी के प्रति क्या जिम्मेदारी है? जिम्मेदारी है कि वो एनवायरनमेंट को गंदा ना करे, क्योंकि बिजनेस अगर बहुत सारा पॉल्यूशन पैदा करता है, आसपास धुआं पैदा होता है, क्या लगता है आपको सोसाइटी वाले ऐसे बिजनेस को चलने देना पसंद करेंगे? नहीं। क्या ऐसे बिजनेस को आप अपने सोसाइटी में या अपने एरिया में पसंद करेंगे? नहीं। तो पॉल्यूशन मत होने दीजिए। हो सके तो वो जो हमारे एनवायरनमेंट से रिसोर्स ले रहे हैं, बिजनेस को एनवायरनमेंट से रिसोर्स चाहिए, तो उसका वो बेस्ट यूटिलाइजेशन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें। और क्या करें? लोकल बॉडीज को हेल्प करें, गवर्नमेंट को हेल्प करें। जैसे मैंने कहा, ड्रिंकिंग वाटर में आपको पता होना चाहिए, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो फ्री ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करने में सरकार को मदद करती है, सैनिटेशंस में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मदद करती हैं, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज हैं, उनके पास इतना पैसा है, पावर है। और क्या करना? लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना। भाई देखो, बड़ी बड़ी कंपनियों के पास हजारों हजारों लोग काम कर रहे हैं, तो लोगों को रोजगार देती है कंपनियां। और इवन हॉस्पिटल्स, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, स्पोर्ट्स बॉडीज, ये सब भी चलाती हैं। हाँ, आपको पता होना चाहिए, जितने भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन से बड़े मैचेस हो रहे हैं, उनको कोई ना कोई बड़ी कंपनियां स्पॉन्सर कर रही हैं। तो मदद कर रही है कि नहीं हो रहा है? हाँ, आपने देखा होगा क्रिकेट के मैचेस को भी, हाँ अभी शायद आई थिंक फीफा कप जो है उसको बायजूस स्पॉन्सर कर रहा है। पता है कि नहीं आपको? फीफा, हाँ, फुटबॉल का जो इंटरनेशनल कप है। यस। तो क्या हो रहा है? देखा, क्या बताना चाहते हैं? इंटरनेशनल और नेशनल जो इवेंट्स हैं उनको कंपनीज क्या कर रही हैं? प्रमोट कर, सोशल कल्चर वैल्यूज प्रमोट कर रही हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट देश प्रेम प्रमोट कर। चलिए, अभी तक हमने जितना समझा वो था रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। अब हम बता रहे हैं बिजनेस और एनवायरनमेंट। देखिए, बिजनेस एनवायरनमेंट को लेके काम करता है, एनवायरनमेंट के रिसोर्सेज लेता है। सोचिए, मेरा फर्नीचर बनाने का कारोबार है। हाँ, मेरा फर्नीचर बनाने का, फर्नीचर कैसे बनेगा? वुड चाहिए, और वुड कहाँ से आएगा? जंगल से, लकड़ियों से। सोचिए मैं जंगल कटवा दूं सारे, तो देखा? तो ये भी क्या है? मेरी जिम्मेदारी। क्या करना है? समझ गए ना कि हमें हमारे सोसाइटी के एनवायरनमेंट को, यस, को ध्यान रखते हुए ये भी ध्यान देना है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, इसका हार्मफुल इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी पे लीस्ट आए या ना आए। ठीक है ना? किसी भी तरीके का अनवांटेड मटेरियल मेरी वजह से एनवायरनमेंट में न ऐड हो। ठीक है ना? जिसको हम पॉल्यूशन कहते हैं। आइए, पॉल्यूशन ये एक बहुत बड़ी समस्या है। यस, बिजनेस पॉल्यूशन का एक बहुत बड़ा कारण बनता जा रहा है।
आज जितने भी बड़े डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पे एक बहुत बड़ी समस्या है, पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन होता क्या है? पॉल्यूशन इज इंजेक्शन ऑफ हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस इनटू द एनवायरनमेंट। अगर आपने क्या कर दिया, यस फर्म ने क्या कर दिया, हार्मफुल सब्सटेंस एनवायरनमेंट में छोड़ा। क्या आपके घर का कचरा, यस आपके घर में जो डस्टबिन है, जो कचरा निकल रहा है, क्या आपके घर वाले या आपकी मदर क्या करती हैं, घर के बाहर फेंक देती हैं? आप कहेंगे नहीं सर, हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, हमारी सोसाइटी वाले झगड़ा करने लगेंगे या हमारे नेबर्स हमसे नाराज़ हो जाएंगे। सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ? तो आप ऐसा काम नहीं कर रहे हैं, आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम कर रहे हैं। क्या करते हैं, जो घर में कचरा इकट्ठा होता है उसको जो जो कचरा कलेक्ट करने वाले, कूड़ा बिनने वाले लोग आते हैं, कलेक्ट करने वाले जो अथॉरिटी के लोग आते हैं, म्यूनसिपैलिटी के लोग आते हैं, आप उनको दे देते हैं। ऐसा करते हैं तो पॉल्यूशन को आप कंट्रोल करने में। तो पॉल्यूशन क्या है? हाँ, हार्मफुल सब्सटेंस को एनवायरनमेंट छोड़ देना। आपकी गाड़ियों से जो धुआं निकल रहा है, ये आप कर रहे हैं, आपकी गाड़ी से निकल रहा है ना, तो ये है पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन। ठीक है, तो पॉल्यूशन कई टाइप का है। सबसे पहले पढ़ेंगे एयर पॉल्यूशन। तब तो एयर में क्या हो, कोई हार्मफुल केमिकल, कोई हार्मफुल गैस चली जाए, जैसे मैंने बताया कार्बन डाइऑक्साइड, स्मोक निकल जाए, फैक्ट्रीज के जो धुएं निकलते हैं, केमिकल्स निकल रहा है वो चले जाए, एयर पॉल्यूशन हो जाएगा। वाटर पॉल्यूशन में क्या होगा, पानी में हार्मफुल सब्सटेंस चला जाए, फैक्ट्रियों से जो निकलने वाला केमिकल्स है, एफ्लुएंट्स है, वेस्ट है, वो नियर बाय वाटर बॉडी में चला जाता है। बहुत सारी फैक्ट्रियाँ ऐसा करती हैं। इवन गंगा नदी में क्या करती हैं, बहुत सारी नदियाँ, बहुत सारी कंपनियाँ अपना कचरा छोड़ देती हैं। तो इवन शहरों का सीवर, इवन केमिकल्स भी क्या हो रहा है, डंप हो रहा है। मैंने तो बहुत सारे लोगों को नदियों में नहाते देखा है साबुन से। क्या आपने देखा है? मैंने तो बहुत सारे लोगों को देखा है कि तालाब के आगे या कुओं के आसपास लोग क्या करते हैं, अपनी गाय भैंस को क्या करते हैं, नहाने छोड़ देते हैं या उसको नहला देते हैं वहीं पे साबुन से। ऐसा देखा है? कपड़े को धोते हुए देखा है तालाब के आसपास, पोखरे के आसपास? मत करिए, नहीं, यही हो रहा है पॉल्यूशन, है ना। वो पानी पीने लायक रहेगा? यस। लैंड पॉल्यूशन हो रहा है, हम जो हार्मफुल केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स अपने खेतों में छिड़क रहे हैं। हमारे फार्मर्स क्या कर रहे हैं, आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए खूब सारा, ढेर सारा केमिकल खेतों में छोड़ रहे हैं। पर क्या होगा आप सोचिए, लैंड की प्रोडक्टिविटी बचेगी? आज नहीं कल क्या हो जाएगी, लैंड की उपजाऊ शक्ति खत्म हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, लैंड का डिग्रेडेशन होना, कंटेमिनेशन होना। और समस्या क्या है, नॉइज का पॉल्यूशन। जो शोर हम सुन रहे हैं, ऑल दी साउंड अबव 90 डेसिबल इज अ नॉइज, इज हार्मफुल टू द ईयर्स। ठीक है ना, और वो हो रहा है। आप देखेंगे कई तरह के शोर आपके आसपास आ रहे हैं। अब वो चाहे डीजे का शोर हो, हाँ आपको पसंद होगा, मैं मान सकता हूँ, पर जब तक आप इंजॉय कर रहे हैं, है कि नहीं है? सोचिए आप सो रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, आप सो रहे हैं और आपके पड़ोस में डीजे बज रहा है, या आप पढ़ रहे हैं और आपका कल पेपर है और आपके पड़ोस में कोई डीजे पार्टी चल रही है और वो लोग खूब जोर जोर से करा रहे हैं। बताइए नॉइज़ है कि नहीं आपके लिए? हाँ, तो नॉइज़, इस नॉइज़ की वजह से आपका कॉन्सेंट्रेशन चला जाता है, आपकी हियरिंग प्रॉब्लम, मेंटल डिसऑर्डर, कुछ कॉमन चीज़ें तो आप जानते हैं। तो पॉल्यूशन को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्यों ज़रूरी है पॉल्यूशन को कंट्रोल करना, क्यों ज़रूरी है? आप क्वेश्चन पूछेंगे, रीज़न। सबसे पहला रीज़न है पब्लिक हेल्थ। सोचिए एयर पॉल्यूशन से कितनी प्रॉब्लम्स हो रही है, आपको शायद पता है कि नहीं। मेरे आप में से कुछ सब्सक्राइबर्स अगर दिल्ली से हैं तो मैं एम वेरी वेरी श्योर जानते हैं कि वो फॉग नहीं, स्मॉग से बड़े परेशान हैं। अक्सर मैंने सुना है कि दिल्ली की एयर क्वालिटी, बॉम्बे की एयर क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब है। मेट्रो टाउन्स की तो बहुत ज़्यादा स्थिति ख़राब है। वहाँ के बच्चों को, बहुत सारे लोगों को आइस की प्रॉब्लम है, लंग्स की डिजीज़ की प्रॉब्लम है, जस्ट बिकॉज वहाँ पर क्या है, बहुत 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 ज़्यादा पॉल्यूशन है। तो क्या कहना चाहते हैं, पब्लिक हेल्थ को बचाने के लिए आज पॉल्यूशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। मैं एक एग्जांपल दूं, लाइव एग्जांपल दूं। एक व्यक्ति थे, नाम था भूरेलाल, हाँ यहाँ नहीं है, एक व्यक्ति थे नाम था भूरेलाल। इन्होंने क्या किया, दिल्ली गवर्नमेंट पे केस कर दिया। वो सुप्रीम कोर्ट पे गए और उन्हें दिल्ली गवर्नमेंट के ऊपर ही केस कर दिया कि यहाँ की गवर्नमेंट बेकार है, आप इसको क्या करिए। इसने कोई एक्शन नहीं लिया है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सुधारने के लिए। नतीजा जानते हैं क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया दिल्ली गवर्नमेंट को कि वो सारी डीजल और पेट्रोल गाड़ियां, जो बड़ी ट्रांसपोर्ट सिस्टम थे, उनको बंद करो। यस, पता होना चाहिए आपको, इनके सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से क्या हो गया, वो सारी गाड़ियां बंद हो गई और सारी गाड़ियां सीएनजी में कन्वर्ट हो गई, या अब धीरे धीरे वो इलेक्ट्रिक में भी कन्वर्ट हो रही, ताकि वहाँ पर क्या हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से क्या हो जाए, ये जो पॉल्यूशन है वो कम हो जाए। हाँ,
ये बात पता होनी चाहिए शायद आपको, है ना, नहीं मालूम थी ये वाली बात भी ना। तो क्या कहना चाहते हैं, पब्लिक की हेल्थ, आम जनता की, आपकी मेरी हेल्थ। ये सोचिए, मैं अकेला अगर सोचूंगा कि मेरी वजह से क्या मेरे घर के आसपास पोल्यूशन ना हो, तो मैं अकेला तो मैनेज कर पाऊंगा, पर अड़ोस पड़ोस के लोग सारे गंदगी अपने बाहर फेंकने लगे तो क्या होगा, हम बाहर नहीं निकलेंगे, निकलेंगे ना। तो इसीलिए तो पूरे पूरे समाज की, सोसाइटी की, यस, एयर पोल्यूशन से, जिससे हार्ट डिजीज हो सकती है, जिससे लंग्स की बीमारियां हो सकती है, वाटर पोल्यूशन से जिससे लीवर और किडनी की डिजीज हो सकती है, इससे बचाने की सख्त ज़रूरत है। आज ही चेतना है, आज ही जागना है। और लोगों की सेफ्टी मैंने बताया, एयर पोल्यूशन से जैसे विजिबिलिटी कम हो जा रही है, एयरक्राफ्ट को लैंड करने में प्रॉब्लम हो रही है, इवन ठंडियों के दिनों में तो गाड़ी चलाना तो बहुत मुश्किल हो जाता है, इतना फॉग हो जाता है, स्मॉग हो जाता है। स्मॉग जानते हैं? हाँ, व्हाट इज स्मॉग, आप जानते हैं? स्मोक एंड फॉग इज टुगेदर कॉल्ड एज, जिससे विजिबिलिटी कम हो जाती है और इससे कई तरह के डिजीजेस पैदा होती हैं, बहुत सारा न्यूसेंस मतलब परेशानियां, झंझट झमेले पैदा होते हैं। मैंने बताया, इरिटेशन ऑफ आईज, ब्रीदिंग की प्रॉब्लम, अगर गंदा पानी है तो स्विमिंग नहीं कर सकते, फिशिंग नहीं कर सकते, फिश पकड़ भी लिया है तो उस पॉल्यूटेड पानी की फिश खाओगे तो कहाँ जाएगी, पेट खराब होगा भाई, बीमारियां हो जाएंगी। आपको पता है जापान में एक प्लेस में बहुत सारा मरकरी नदी में, समुद्र में छोड़ दिया गया। हाँ, मरकरी नाम का केमिकल समुद्र में छोड़ दिया गया जापान में। और जब मछलियों ने उस केमिकल को खाया, और लोग तो वहाँ फिश बहुत खाते हैं जापान में, उसी 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 जगह से, उसी समुद्र से जहाँ पे बहुत सारा केमिकल छोड़ा गया था मरकरी का, वहाँ की मछलियों को जब लोगों ने खाया तो उनको मिनी माटा डिजीज हो गया। नाम नहीं सुना होगा इस डिजीज का, कभी गूगल करके जरूर सर्च करिएगा। क्या? मिनी माटा डिजीज, उनके जैपनीज डिजीज है, उनके हाथ पैर पंजे ऐसे ऐसे सिकुड़ गए, ऐसे, वो कभी ठीक नहीं हुए उसके बाद। तो क्या कहना चाहते हैं, सोचिए, उनका केमिकल पॉइजन जो मछलियों के अंदर था मरकरी का, वो इंसानों के शरीर में आ गया। पता है ना, इससे एक तरह से कहें बायोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है ना, बायोलॉजिकली वो क्या हो रहा है, एक से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर हो। आइए, एस्थेटिक प्लेजर के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप चाहते हैं प्राकृतिक सुंदरता का, यस, चाहते हैं चारों तरफ हरियाली रहे, पहाड़, झरने, नालियाँ और खूबसूरत वादियाँ बनी रहे, नालियाँ नहीं वादियाँ बनी रहे, तो उसके लिए भी आपको पॉल्यूशन कंट्रोल करना, ठीक है ना। सोचिए, आपका ताजमहल जो है दिन प्रतिदिन पीला पड़ रहा है, आपको पता है कि नहीं है बात, आपके बड़े बड़े हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स दिन प्रतिदिन खराब हो रहे हैं, जस्ट बिकॉज हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स की वजह से, यस, एसिड रेन की वजह से उसकी सुंदरता जा रही है। चलो, लॉस टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ लाइबिलिटी, इसका मतलब क्या है, बिजनेस की वजह से अगर किसी को लॉस हो जाए, बिजनेस की वजह से किसी का नुकसान हो जाए, बिजनेस की लापरवाही से, तो उसे बहुत दंड देना पड़ता है। तो इससे बचने के लिए क्या करो, ऐसा कोई काम ही मत करो। मैं एक एग्जांपल दूं, आपने नाम सुना होगा जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर, शायद आपको, मुझको मुझको भी, हाँ, और बहुत समय से जॉनसन के पाउडर्स तो बच्चों के लिए शायद फेमस है, जो न्यूबॉर्न बेबीज़ हैं उनको जॉनसन का पाउडर लगाया जाता है, जॉनसन के साबुन से नहलाया जाता है, पता है कि नहीं है? अभी रिसेंट रिसर्च में पाया गया है कि इसमें कैंसरस पदार्थ है, शायद आपको नहीं मालूम होगा, ज़रा चेक करके देखिएगा। और जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी ने खुद कबूल किया, खुद एक्सेप्ट किया कि उनसे ये भूल हुई है, और उन पर $320 मिलियन का फाइन लगाया गया। नहीं मालूम है आपको ये बात? हाँ, अभी बहुत सारे जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी पे मुकदमे चल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने क्लेम किया था एक समय पे कि ये बच्चों के लिए सबसे बेस्ट पाउडर है, और हर घर में हर जगह बच्चों को क्या करते किया जाता था, जो भी न्यूबॉर्न बेबीज होते थे, पैदा होते थे, लोग जॉनसन पाउडर से, हाँ, आपको मैंने बताया तो मुझे भी जॉनसन पाउडर से जरूर ट्रीटमेंट किया गया था जब जब हम लोग न्यूबॉर्न रहे। बहुत पुराना पाउडर है, हाँ, लगभग 120 साल पुरानी कंपनी है ये, वर्ल्ड रेनाउंड कंपनी है, पर देखो, तो आज उसको दंड भरना पड़ रहा है। दूसरा एग्जाम्पल दूं, सच में दूसरा एग्जाम्पल दूं, अभी बताता हूं, भोपाल गैस ट्रेजेडी, यस, 2 दिसंबर की रात, 2 दिसंबर की रात 1984 की बात है, आप सब पैदा नहीं हुए थे, हाँ, यू आर नॉट बॉर्न। तो 2 दिसंबर को रात को एक यूनियन कार्बाइड नाम की कंपनी है जो पेस्टिसाइड बनाती है, पेस्टिसाइड जानते हैं ना, जो पेस्ट होते हैं ना, कीड़ों को मारने वाली दवाएं होती है, हाँ, मिथाइल आइसोसाइनाइड नाम की एक केमिकल का लीकेज हो गया इस कंपनी के प्लांट से। भोपाल में ये कंपनी थी यूनियन कार्बाइड, और आपको शायद पता हो, उसी रात 2 की रात को ही
हजारों हजार लोगों के आसपास गांवों में, घरों में यह मिथाइल आइसोसाइनाइड फैल गया। इस यूनियन कार्बाइड से लीक करके फैल गई ये गैस। ये हाईली पॉइजनस गैस होती थी और लोग धीरे धीरे मरना शुरू। हजारों लोग, यस, हजारों लोग सेम डे मर गए। और बाद में भी दसों हजार लोग, यस, जिनका इलाज चलता रहा, बीमारियां हो गई, किसी की आई साइट चली गई, किसी का लंग खराब हो गया, किसी की किडनी खराब हो गई, बहुत 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 प्रॉब्लम हुई। आपको पता होना चाहिए यूनियन कार्बाइड को बंद कर दिया गया। यूनियन कार्बाइड एक ब्रिटेन की कंपनी थी जो इंडिया में पेस्टिसाइड बना रही थी। जानते हैं क्या हुआ? इस कंपनी पे जुर्माना लगाया गया और इस कंपनी पे जो जुर्माना लगाया वो इतना लगाया कि कंपनी को ही पूरा क्या करना पड़ा, बंद करना पड़ा। तो क्या कहना चाहते हैं? पॉल्यूशन से आपके ऊपर रिस्क है और इस रिस्क ऑफ लायबिलिटी को कम करना है तो हाँ, क्या करो, ध्यान दो कि आपकी वजह से कोई पॉल्यूशन ना हो, कोई रिस्क ना हो। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो क्या तरीका है पॉल्यूशन कंट्रोल करने का? सबसे अच्छा तरीका है कि इंडस्ट्रीज खुद क्या करें, इन्वायरमेंटल इवेल्युएशन करें। क्यों ना हम दूसरों पे क्यों डिपेंड करें? हम जो फर्म है, हम जो इंडस्ट्री है, जो हम खुद गुड्स एंड सर्विसेज बना रहे हैं, वो खुद क्या करें, पता लगाएं कि हमारे क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा, आपको इन्वायरमेंट इम्पैक्ट स्टेटमेंट बनाना चाहिए। क्या बनाना चाहिए? इन्वायरमेंट इम्पैक्ट स्टेटमेंट। ये क्या होता है? मेरी फर्म से निकलने वाला जो एफ्लुएंट है, मेरी फर्म से निकलने वाला जो धुआं है, मेरी फर्म से निकलने वाला प्रोडक्ट है, इसका एनवायरनमेंट पे क्या असर पड़ रहा है। ठीक है ना? इससे क्या होगा? इससे गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना आसान हो जाएगा। अगर मेरा इन्वायरमेंट इम्पैक्ट, यस, एनवायरनमेंट को खराब न करने वाला होगा, जीरो लॉस टू द एनवायरनमेंट करने वाला होगा, तो मुझे अप्रूवल मिलना, बिजनेस को एस्टेब्लिश करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो ये भी करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? पॉल्यूशन कंट्रोल के जो गवर्नमेंट के बनाए स्टैंडर्ड्स हैं उसको फॉलो करना चाहिए। आपको पता है आपके पास जो मोटरसाइकिल है वो कौन से भारत स्टैंडर्ड से बनी है? पता है? बताइए। चलो मैं वेट करूंगा। क्या? व्हाट इज द स्टैंडर्ड ऑफ द व्हीकल्स दैट इज अडॉप्टेड इन इंडिया इन दीज डेज? आजकल कौन सा स्टैंडर्ड चल रहा है? मैं नहीं बताऊंगा, आपको बताना है। आपके पास अगर कोई लेटेस्ट गाड़ी होगी, चाहे वो कार होगी, चाहे वो मोटरसाइकिल होगी, एक्टिवा होगी, सब उस भारत करके उसका नंबर होगा, भारत डैश। आपको बताना है कि वो नंबर क्या है, कौन सा पॉल्यूशन स्टैंडर्ड हमारी गाड़ियां आजकल फॉलो कर रही हैं। और क्या करना चाहिए? रेगुलेशंस करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। इंडस्ट्रीज़ को लाइसेंस लेते समय गवर्नमेंट को बताना पड़ता है कि क्या क्या एफ्लुएंट्स क्या कर रहे हैं वो डिस्चार्ज करेंगे। और कोशिश करें कि आप कोई ऐसी टेक्नोलॉजी लगाइए कि आपके इंडस्ट्रीज से गंदा चीज़ क्यों फैक्ट्री के बाहर निकल रहा है, फिल्टर क्यों नहीं हो जा रहा है भाई? हो सकता है ना? हाँ, ये कर लीजिए। और क्या कर रही है गवर्नमेंट? तो जानते हैं बैन भी कर रही है गवर्नमेंट ने। एक तरीका ये भी लगाया है पॉल्यूशन को कंट्रोल करने का। एनवायरनमेंट को बचाना ही बचाना है तो आपको पता होना चाहिए रिसेंट गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स आर बैंड। पता है कि नहीं आपको? गवर्नमेंट का ऑर्डर आ चुका है। अब जितनी भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, जो आप सब्जी खरीदने जाते हैं तो नहीं प्लास्टिक दे देता है, सब्जी खरीदने जाओ या कोई छोटा मोटा सामान खरीदने जाओ दुकानदार से तो एक छोटी सी प्लास्टिक देता है, उसे सिंगल यूज़ प्लास्टिक कहते हैं। अब सरकार ने उसे बैन कर दिया है क्योंकि उसकी वजह से क्या हो रहा है, बहुत पॉल्यूशन हो रहा है। पता है ना आपको ये बात? बहुत सारे एनिमल्स मर जा रहे हैं, इवन हमारे जो ड्रेन सिस्टम है वो चोक्ड हो जा रहे हैं। तो बिजनेस का क्या रोल है एनवायरनमेंट को बचाने में? देखिए, बिजनेस खुद चाहेगी तो एनवायरनमेंट को पोल्यूशन से रोक सकती है, बचा सकती है। इसके लिए टॉप मैनेजमेंट को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले खुद डिसाइड करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा? अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने सारे वर्कर्स को बताना पड़ेगा कि उनकी वजह से भी क्या हो, इन्वायरमेंट को खराब ना हो। समय समय पे जो गवर्नमेंट रूल्स बना रही है, रेगुलेशंस बना रही है, गवर्नमेंट बना रही है ना, एयर कंट्रोल एक्ट बना रही है, समय पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट बना रही है, तो इसको फॉलो करना। अपनी वर्कशॉप्स में, अपने ट्रेनिंग में क्या करना है, लोगों को बताना कि किस तरीके से क्या हो, पॉल्यूशन को काबू किया जाए। चलिए और क्या कर सकते हैं? नेक्स्ट टॉपिक है एथिक्स। तो इस चैप्टर का 2 हेडिंग था। पहला हेडिंग था सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस और दूसरा एथिक्स, बिजनेस एथिक्स। एथिक्स, अगर आप मॉरल साइंस की मुझसे बात करते हो, हाँ मॉरल साइंस, हाँ ना, कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, बस एथिक भी लगभग वही चीज़ है। एथिक एक एथॉस नाम के ग्रीक वर्ड से बनाया गया है जिसका मतलब होता है करेक्टर। तो
कैरेक्टर शब्द से, आइडियल वर्ड से, क्या स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर आपसे उम्मीद करते हैं, इससे बनाया गया है वर्ड। हाँ, क्या सही है क्या गलत है ये आपको पता है, तो ऐसा पता होना, ऐसा जानकारी होना और उसके हिसाब से सही रास्ते पे चलना, ये है एथिक। तो एथिक क्या बताता है? एथिक बताता है स्टडी ऑफ मॉरल। क्या कीवर्ड है? स्टडी ऑफ मॉरल बिहेवियर, ये बताता है एथिक। और बिजनेस एथिक्स क्या बताते हैं कि क्या सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स हैं, व्हाट आर द सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स और प्रिंसिपल्स गवर्निंग द मॉरल कंडक्ट ऑफ बिजनेस। हर बिजनेसमैन को अपने बिजनेस का कोई ना कोई बिजनेस एथिक्स सेट करना चाहिए कि मैं ऐसा काम करूंगा और यह काम तो मैं अपने बिजनेस से नहीं करूंगा, मिलावट नहीं करूंगा, लो ग्रेड प्रोडक्ट्स नहीं बनाऊंगा, हाई प्राइस नहीं चार्ज करूंगा, है ना। तो ये कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जो हर बिजनेस को क्या करना चाहिए, अपने लिए तैयार करना चाहिए। अब इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या फायदा है? सोचिए, जो बिजनेस एथिक्स फॉलो करेगा उसका क्या होगा। तो सबसे बड़ा फायदा है, एथिक्स फॉलो करने वाले बिजनेसमैन क्या करते हैं, समाज में सोशली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उन बिजनेसमैन की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समाज में अच्छी होती है और हमारी सोसाइटी में तो ऐसे बिजनेस को लोग बहुत एक्सेप्ट करते हैं। हाँ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, वो बिजनेस फर्म्स जो एथिक को फॉलो करते हैं, मॉरल वैल्यूज़ को फॉलो करते हैं, आप भी चाहते हैं कि उसी बिजनेसमैन के साथ सामान लें या उनसे डीलिंग करें। क्यों? बेईमान बिजनेसमैन के साथ दोबारा आप बिजनेस करना चाहोगे? क्या उनके गुड्स एंड सर्विसेज लेना चाहोगे? सोचिए, आपके पड़ोस में कोई जनरल स्टोर है, कोई दुकानदार है जो आपको चीट कर रहा है, क्या आप दोबारा जाना चाहते हैं? यस और नो बोलिए। हाँ, नहीं जाना चाहते हैं। तो दस रीजन इज सेम। एथिक बहुत जरूरी है आज, ठीक है ना। जो भी अनएथिकल करेगा उसका प्रेस्टीज सोसाइटी में चला जाएगा। आप एक बार दो बार किसी को चीट कर सकते हैं, बार बार नहीं चीट कर सकते हैं, तब क्या होगा? तब बार बार क्या होगा? यस, तब आपका बिजनेस गया, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है। एथिक्स का कुछ एलिमेंट्स हैं, बहुत ध्यान दीजिएगा, एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। तो सबसे पहला एलिमेंट है कि टॉप मैनेजमेंट का कमिटमेंट। याद रखिएगा, सारा शुरुआत ऊपर से होती है। सोचिए, इमेजिन करिए कि हमारी गवर्नमेंट जो है इस समय, जो वर्तमान में गवर्नमेंट है, उसमें टॉप में बैठी हुई है मोदी गवर्नमेंट। हाँ, मोदी जी खुद बैठे हैं टॉप में। सोचिए वही करप्ट हो, इमेजिन करिए, क्या लगता है नीचे जो उनके जो लोग काम कर रहे हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स काम कर रहे हैं, स्टेट मिनिस्टर्स काम कर रहे हैं, और उसके नीचे योगी जी काम कर रहे हैं, और उसके नीचे जो स्टेट मिनिस्टर्स काम कर रहे हैं, क्या लगता है वो सब सही करेंगे? जवाब है नहीं। तो सबसे पहले किसको कमिट करना है फर्म की नज़र से देखा जाए तो टॉप मैनेजमेंट। तो अगर कंपनी के डायरेक्टर्स, कंपनी के चेयरमैन इस बात से क्या हो जाएं, एकदम दृढ़ निश्चय हो जाएं कि हमारी कंपनी में, हमारे बिजनेस में कोई भी गलत काम नहीं होगा, तो गाइड करना एम्प्लॉयज़ को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, और एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट लेना पड़ेगा, एक पक्का निर्णय लेना पड़ेगा कि हम कोई भी जल्दबाजी वाला प्रॉफिट कमाने के चक्कर में नहीं। और क्या करना है इसके लिए? उनको क्या करना पड़ेगा? कमिटमेंट के साथ साथ एक कोड भी बनाना पड़ेगा, एक लॉ लिखना पड़ेगा, एक रूल्स बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। इसमें लिखेंगे कि हम क्या क्या चीज़ें करेंगे, प्रोडक्ट की सेफ्टी कैसे रखेंगे, एम्प्लॉयमेंट्स की क्या शर्तें होंगी हमारे पास, मार्केटिंग के क्या टेक्निक्स होंगे, ये सब चीज़ हम उसमें लिख के रखेंगे। यस, पर लिखेगा कौन? मैंने बताया ना, टॉप मैनेजमेंट। और इसके लिए उन लोग क्या करेंगे? लिखने के बाद क्या करेंगे? कोड लिखने के बाद क्या करेंगे? इसके कोड को फॉलो कराने के लिए, इसको इंप्लीमेंट कराने के लिए एक कंप्लायंस के लिए कुछ एग्जीक्यूटिव्स रखेंगे, कुछ ऑफिसर्स रखेंगे जो ये देखेंगे कि जो हमने कोड ऑफ एथिक बनाया उसका क्या हो रहा है, हमारे बिजनेस में इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मॉनिटरिंग करने के लिए लोग रखेंगे, रेगुलरली चेक करेंगे, समय समय पे देखेंगे इसमें भी कुछ और इंप्रूवमेंट की जा सकती है, वो पता लगाएंगे। और क्या करेंगे? इंप्लॉइज को बुलाएंगे, उनकी मीटिंग लेंगे, उनको बताएंगे क्या कि हमारे एथिक के क्या क्या प्रोग्राम्स हैं, है ना। इंप्लॉइज के छोटे छोटे ग्रुप बनाएंगे, उनको कहेंगे कि आप जज करिए कि ये एथिक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और उसी से क्या होगा, जब उनका इन्वॉल्वमेंट होगा, जब उनको एथिक के बारे में पता चलेगा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशंस कितनी मॉरल तरीके से काम करती है, कितना ईमानदारी से काम करती है, तो उनकी लॉयल्टी आपके प्रति और बढ़ जाएगी। और पांचवा और आखिरी स्टेप है, समय समय पे क्या करते रहना है? मॉनिटरिंग करते रहना है। क्योंकि एक बार प्रोग्राम बन गया और तकिया लगा के सो जाने से क्या लगता है, फॉलो हो पाएगा? क्या कहते हो, फॉलो हो पाएगा? जवाब है नहीं। आपको फिर समय समय पे क्या करना पड़ेगा, उस प्रोग्राम में चेंजेस करना पड़ेगा। टॉप मैनेजमेंट, एग्जीक्यूटिव्स फिर से मिलेंगे, फिर से चेक करेंगे कंपनी के प्रोग्राम को, उसको रिव्यू करेंगे, रिवाइज करेंगे और फिर उसको और बेटर करते जाएंगे। तो एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है कंपनी के एथिक्स का फॉर्मेशन होना। तो
इस तरीके से ये पूरा चैप्टर वन शॉट में मैंने फिनिश कर दिया है। मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, टेंशन न लीजिए नोट्स की, बट टेंशन लीजिए कि आपको इसको पूरा लेसन वीडियो यस देखना चाहिए था। नहीं देखा होगा तो प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा पूरा वीडियो देखिए, अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स को भी शेयर कर दीजिए। टेलीग्राम चैनल पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है नीचे, मेरे रॉक स्टार्स हैं आप, ठीक है। आपको सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस में अब अपलोड कर रहा हूं। तो मिलता हूं अगले वीडियो में। बाय बाय बाय।